हेलो बच्चों, कॉकरोच के अंदर अब तीन ही टॉपिक्स बचे हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम। तो एक एक करके तीनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो मैंने आपसे पूछा कि इनका मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है। इनका मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? तो आप कहेंगे इनका मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है मेलपिगियन ट्यूब्यूल। क्या इसके अलावा भी और कोई से एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं? तो आप कहेंगे यस, उनके बारे में हम बात करेंगे बाद में। तो क्या मेलपिगियन ट्यूब्यूल सिर्फ एक्सक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म करती है या फिर इसका काम ऑस्मो रेगुलेशन भी होता है? तो इसका काम दोनों होता है, एक्सक्रीशन एज वेल एज ऑस्मो रेगुलेशन। ये बिल्कुल हमारी किडनी की तरह काम करती है। और ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है बॉडी में बॉडी फ्लूइड्स का और सॉल्ट का, आयंस का बैलेंस। ओके, तो देखते हैं कैसे ये ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन करता है मेलपिगियन ट्यूब्यूल। तो आपसे सवाल ये है कि मेलपिगियन ट्यूब्यूल कहाँ प्रेजेंट होते हैं बॉडी में? बॉडी में मेलपिगियन ट्यूब्यूल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आप बताइए, बॉडी में मेलपिगियन ट्यूब्यूल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो आप कहेंगे बॉडी में मेलपिगियन ट्यूब्यूल, बॉडी में मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स मिडगट और हाइंडगट, मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे होती है। ओके, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में कि ये मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स 100 to 150 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होती है एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। ओके, और आप जानते हैं कि कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है, यानी कि जितने भी ऑर्गन्स हैं वो ब्लड के अंदर बात कर रहे हैं। तो इनकी एलिमेंट्री कैनाल भी ब्लड के अंदर बात कर रही है, यानी कि ये ब्लड के अंदर डूबी हुई है। तो इसके चारों तरफ ब्लड होगा। और इनकी ब्लड को क्या बोलते हैं? इनकी ब्लड को बोलते हैं आप हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ। तो इनकी मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स इनके हीमोलिम्फ के अंदर बात कर रही हैं। ओके, तो जैसे मैं आपसे पूछूं, हमारे अंदर जो ब्लड है उस ब्लड में हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट डिसॉल्व फॉर्म में होता है और हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया होता है। लेकिन कॉकरोच का नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिक एसिड होता है, ये यूरिक कोटाइलिक होते हैं। ओके, तो इनके ब्लड में इनकी ब्लड में इनका नाइट्रोजनस वेस्ट डिसॉल्व होता है और वो होता है यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड मोस्टली पोटेशियम यूरेट के फॉर्म में डिसॉल्व होता है। ठीक है, तो पोटेशियम यूरेट, इसके अलावा और दूसरी चीज़ें भी इनके ब्लड में डिसॉल्व हैं, जैसे आइंस हो गए या दूसरे आपके न्यूट्रिएंट्स हो गए लाइक शुगर, अमाइनो एसिड्स। तो ये सब कहाँ डिसॉल्व होता है? आपके इनके ब्लड में, इनके ब्लड के प्लाज्मा में। ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पोटेशियम यूरेट और पोटेशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन और अदर न्यूट्रिएंट्स, ये सब डिसॉल्व होते हैं किसके अंदर? डिसॉल्व्ड इन हीमोलिम्फ। ये सब हीमोलिम्फ के प्लाज्मा में डिसॉल्व होते हैं। हीमोलिम्फ के वाटर वाला पार्ट जो है, प्लाज्मा पार्ट, उसमें डिसॉल्व होते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स कितने तरह की सेल से लाइन होती है। ये मेलपिगियन ट्यूब्यूल है और ये कितने तरह की सेल से लाइन होती है। लाइन का मतलब है कि ये अंदर से जो कवरिंग है उसको लाइनिंग बोलते हैं। तो ये दो तरह के सेल से लाइन होती है। तो ये जो सेल हैं जिनके पास सीलिया है, इनको बोलते हैं आप सीलिएटेड एपिथीलियम। और दूसरे सेल होते हैं जिनको आप बोलते हैं ग्लैंडुलर। ये है ग्लैंडुलर एपिथीलियम, ग्लैंडुलर एपिथीलियम। ओके, तो मेलपिगियन ट्यूब्यूल दो तरह के सेल से लाइन होती है, सीलेटेड एपिथीलियम और ग्लैंडुलर एपिथीलियम। और ये ग्लैंडुलर एपिथीलियम पोटेशियम को एक्टिवली पंप करती है अपने अंदर, यानी कि ये पोटेशियम को एक्टिवली एब्जॉर्ब करती है पोटेशियम को। तो यहां पर मेलपिगियन ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में, या कह सकते हैं आप कैविटी में, पोटेशियम की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? काफी बढ़ जाएगी। ओके, तो यहां पर मेलपिगियन ट्यूब्यूल पोटेशियम को
एक्टिवली अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है। ओके, तो पोटेशियम की कंसंट्रेशन अंदर बढ़ गई। अब क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज आयन इसके अंदर बढ़ गए, तो नेगेटिवली चार्ज आयन पैसिवली एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पे पैसिवली नेगेटिवली चार्ज आयन बैलेंस हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ताकि चार्ज को बैलेंस किया जा सके। ठीक है, तो पहले एक्टिवली पोटेशियम पॉजिटिवली चार्ज आयन एब्जॉर्ब हो गए, फिर उसके बाद क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो उसके पीछे पीछे नेगेटिव चार्ज भी आ गया, ताकि आयनिक चार्ज को बैलेंस किया जा सके। अब आप देखेंगे क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन मेल्पिगियन ट्यूब्यूल की कैविटी में या ल्यूमेन में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो इसकी वजह से ऑस्मोलैरिटी काफी बढ़ जाएगी, और ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई तो जितना यहाँ पर प्लाज्मा में पानी है वो एब्जॉर्ब होगा, और पानी के अंदर यानी कि प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व है आपके पोटेशियम यूरेट्स और दूसरे न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि वाटर, प्लाज्मा में जो वाटर है आपके, ओके, तो वाटर ऑस्मोसिस से यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, ऑस्मोसिस से, और ऑस्मोसिस से यहाँ पर आपके वाटर एब्जॉर्ब होगा, तो वाटर के अंदर डिजॉल्व है क्या, पोटेशियम यूरेट। तो साथ साथ में जो डिजॉल्व मटेरियल है लाइक पोटेशियम यूरेट और अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड वगैरह, अदर न्यूट्रिएंट्स, ये सब एब्जॉर्ब हो जाएंगे ऑस्मोसिस से। ठीक है, पानी के साथ में, क्योंकि ये पानी में ही डिजॉल्व है, तो पानी एब्जॉर्ब होगा तो ये साथ में आ जाएंगे। ओके, और पोटेशियम यूरेट आप देखेंगे कि पोटेशियम यूरेट कन्वर्ट होगा किसके अंदर, पोटेशियम आयन प्लस यूरिक एसिड, पोटेशियम आयन प्लस यूरिक एसिड, और यूरिक एसिड को मेल्पिगियन ट्यूब्यूल डाल देगी कहां पर, यूरिक एसिड को मेल्पिगियन ट्यूब्यूल डाल देगी हाइन गट में। तो यहां पर आप देखेंगे यूरिक एसिड हाइन गट से निकल जाएगा बाहर, इनके हाइन गट से निकल जाएगा आपकी बॉडी के बाहर। ओके, और यहां पर आप देखेंगे कि जो पोटेशियम है वो पोटेशियम कार्बोनेट से मिल करके, बाइकार्बोनेट से मिल करके बना लेगा पोटेशियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। ओके, ओके, तो यहां पर आप ध्यान से देखिए दोबारा कि पहले इन्होंने एक्टिवली पंप किया पोटेशियम को, तो पॉजिटिवली चार्ज आयन बढ़ गए, फिर पैसिवली नेगेटिवली चार्ज आयन आ गए चार्ज को बैलेंस करने के लिए। फिर क्योंकि यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो जिसकी वजह से ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी, तो यहां से ऑस्मोलैरिटी बढ़ने की वजह से पानी एब्जॉर्ब होगा, और पानी जो प्लाज्मा में पानी है उसके अंदर डिजॉल्व है आपके पोटेशियम यूरेट्स और दूसरे न्यूट्रिएंट्स, तो वो सब आ जाएंगे आपके यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और जो एक्सेस आप देखेंगे, जो यहाँ पर एक्सेस न्यूट्रिएंट्स थे, मतलब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, वो यहाँ पर पानी के साथ एब्जॉर्ब हो जाएंगे वाटर हीमोलिम्फ के अंदर। तो यहाँ लिखेंगे आप वाटर प्लस असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हाइन गट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वाटर और असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हाइन गट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो भी आपके असेंशियल आयंस हैं वो भी इसी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इस तरह से ये ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं कि एक्सेस आयन जो हीमोलिम्फ में है, तो जो एक्सेस आयन हीमोलिम्फ में है उनको मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, और अगर कोई असेंशियल आयन जो कॉकरोच को रिक्वायरमेंट है, वो असेंशियल आयन वापस से एब्जॉर्ब हो जाएगा किससे, हाइन गट से। तो इस तरह से आयन का बैलेंस रहेगा। और वाटर की अगर मान लीजिए कमी हो रही है, तो पानी कमी होगी, डिहाइड्रेशन के केस में यहाँ से पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, और लेकिन वाटर अगर एक्सेस है तो फिर यहाँ से पानी उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो इस तरह से हाइन गट और मेल्पिगियन ट्यूब्यूल मिल करके ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करते हैं। और आपने एक्सक्रीशन तो देख ही लिया कि एक्सक्रीशन किसका होता है, आपके यूरिक एसिड का। पोटेशियम यूरेट एब्जॉर्ब हुआ पानी के साथ, और पोटेशियम यूरेट कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, पोटेशियम और यूरिक एसिड के अंदर, पोटेशियम और यूरिक एसिड के अंदर, और यूरिक एसिड को ये डाल देंगे हाइन गट में, जो इनके यूरिक एसिड जो इनके फीसिस के साथ रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो कॉकरोच यूरिनेट नहीं करते, वो अपनी फीसिस में ही इनका एक्सक्रीटरी या नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव कर देते हैं, जो है यूरिक एसिड। तो इनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो है यूरिक एसिड। इसीलिए इन एनिमल को आप बोलते हैं यूरिकोटैलिक, यूरिकोटैलिक, यूरिकोटैलिक। ओके, ये है आपकी यूरिकोटैलिक एनिमल। तो यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, तो ये आप लिख लीजिए। ओके,
अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं? तो मैंने आपको बताया मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मेलपिगियन ट्यूब्यूल है, लेकिन आप देखेंगे फैट बॉडीज और यूरेट सेल ये भी एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, नेफ्रोसाइट्स भी एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, और यूरिकोज ग्लैंड भी एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। लेकिन एक सवाल है, क्या यूरिकोज ग्लैंड दोनों में होती है, मेल फीमेल? तो आप लिखेंगे सिर्फ किस में होती है ये? ओनली इन मेल। ये सिर्फ आपके मेल में मिलती है, और इनको याद करना बड़ा आसान है, इनको याद करना काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी फन है। तो फन का मतलब क्या है? फैट बॉडी, यूरिकोज ग्लैंड एंड नेफ्रोसाइट। फैट बॉडी, यूरिकोज ग्लैंड एंड नेफ्रोसाइट्स। ओके, तो ये आप लिख लीजिए। तो अब बात करेंगे इनकी नर्वस सिस्टम की। तो हेडिंग डालिए आप लोग नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम को समझाने के लिए मैं यहाँ पर कॉकरोच का डायग्राम बनाता हूँ। ओके, ये मैंने कॉकरोच का डायग्राम बनाया, कॉकरोच की बॉडी का डायग्राम बनाया। और आप जानते हैं कॉकरोच की बॉडी इस तरह से है। तो ये जो सामने वाली साइड है वो नीचे की तरफ है, यानी कि वेंट्रल साइड नीचे है, और जो पीछे की साइड है डॉर्सल साइड वो ऊपर है। तो यहाँ पर लिखा मैंने डॉर्सल सरफेस, डॉर्सल सरफेस, और नीचे है इसकी वेंट्रल सरफेस, नीचे है इसकी वेंट्रल सरफेस या वेंट्रल साइड। ओके, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, और ये स्ट्रक्चर मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है ईसोफेगस। तो आप कहेंगे ये ईसोफेगस क्यों दिखाया, ईसोफेगस क्यों दिखाया, यहाँ पर ईसोफेगस का काम क्या है? तो ईसोफेगस दिखाया है पोजीशन समझाने के लिए। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले समझते हैं गैंग्लियन किसको बोलते हैं। तो गैंग्लियन समझने से पहले आप मुझे बताइए, आपने बचपन में पढ़ा होगा एक्सॉन के बारे में, बचपन में पढ़ा होगा न्यूरॉन के बारे में। तो न्यूरॉन के कितने पार्ट्स होते हैं? तो आप कहेंगे न्यूरॉन्स के होते हैं 3 पार्ट। एक होता है डेंड्रॉइड, एक होता है सेल बॉडी, सेल बॉडी, और एक होती है आपके एक्सॉन, ये है सेल बॉडी। ओके, तो ये आपने बचपन में पढ़ा है डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन। अब मैंने कहा आपसे अगर बहुत सारे सेल बॉडी मिल गई, यानी कि कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी, ये देखिए इस तरह से बहुत सारी सेल बॉडी मिल गई, तो सेल बॉडी के कलेक्शन को आप क्या नाम देंगे? तो आप सेल बॉडी की कलेक्शन को क्या बोलते हैं? सेल बॉडी की कलेक्शन को आप बोलते हैं गैंग्लियन। तो दिस इज गैंग्लियन। तो गैंग्लियन इज कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी। और एक्सॉन की कलेक्शन को क्या बोलेंगे? तो एक्सॉन की कलेक्शन को आप बोलेंगे, ये जो एक्सॉन का कलेक्शन है इसको आप बोलेंगे नर्व फाइबर। तो ये है नर्व फाइबर। ओके, तो व्हाट इज गैंग्लियन? गैंग्लियन इज कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी। ओके, नेक्स्ट, अब समझते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने आपको एक गैंग्लियन दिखाया, और दूसरा मैंने आपको ईसोफेगस के नीचे गैंग्लियन दिखाया। तो आप बताइए इनका नाम कैसा होगा? तो ईसोफेगस के ऊपर, ईसोफेगस के जो ऊपर गैंग्लियन है उसको आप क्या कहेंगे? उसको आप बोलेंगे सुप्रा ईसोफेजियल। सुप्रा मतलब ऊपर, ईसोफेजियल मतलब ईसोफेगस के। तो इसका नाम है सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन। इसका नाम है सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन। और यही इनका ब्रेन है, ब्रेन, यही इनका ब्रेन है, यानी कि सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन ही ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, और जो ईसोफेगस के नीचे गैंग्लियन है उसका नाम क्या है? तो इसको आप कहेंगे सब ईसोफेजियल गैंग्लियन, सब ईसोफेजियल गैंग्लियन। तो क्योंकि ये ईसोफेगस के नीचे है तो इसको आप क्या बोलेंगे? सब ईसोफेजियल गैंग्लियन। अब सवाल ये है आपसे कि सुपरा ईसोफेजियल गैंग्लियन, यानी कि जिसको आप
ब्रेन भी बोलते हैं। तो ये ब्रेन कहाँ कहाँ पर नर्व सप्लाई कर रहा है, देख के बताइए इसकी नर्व सप्लाई कहाँ कहाँ पर है। ये आपसे सवाल है कि ब्रेन सप्लाई नर्व, ब्रेन सप्लाई नर्व, क्वेश्चन है ब्रेन या सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन सप्लाई करता है नर्व को, सप्लाइज नर्व कहाँ कहाँ पर। तो ऑप्शन 1 इज एंटीना, ऑप्शन 2 इज कंपाउंड आई, कंपाउंड आई, ऑप्शन 3 इज बोथ। तो आंसर क्या होगा बताइए, आंसर क्या होगा। तो ये देखिए ये कंपाउंड आई को भी नर्व सप्लाई कर रहा है और एंटीना को भी कर रहा है, तो आंसर होगा बोथ। ओके, अब आते हैं आगे, अब बात करते हैं इनकी नर्व कॉर्ड की। तो क्योंकि कॉकरोच इनवर्टिब्रेट्स हैं और आप जानते हैं इनवर्टिब्रेट्स के अंदर हमसे अपोजिट होता है, जैसे हमारे अंदर होती है सिंगल डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, तो इनके अंदर होती है, इनके अंदर आप देखेंगे जस्ट अपोजिट होगा, इनके अंदर मिलेगी आपको डबल, हमारे अंदर सिंगल, इनके अंदर डबल। ओके, इनकी जो नर्व कॉर्ड है वो क्या है आपकी, डबल है। तो इनकी है डबल नर्व कॉर्ड, हमारे अंदर होती है हॉलो, इनमें मिलेगी सॉलिड, और हमारे अंदर मिलती है डॉर्सल साइड पे और इनके अंदर मिलती है वेंट्रल साइड पे। हमारे अंदर मतलब वर्टिब्रेट्स में, हम वर्टिब्रेट्स हैं और ये इनवर्टिब्रेट्स हैं। तो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर नर्व कॉर्ड, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जो नर्व कॉर्ड है, ये दोनों नर्व कॉर्ड है, नर्व कॉर्ड, और नर्व कॉर्ड होती हैं आपके सॉलिड, डबल, वेंट्रल। ओके, सॉलिड, डबल, वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती हैं इनके अंदर। ओके, और आप देखेंगे तो ये हेड के अंदर 2 गैंग्लियन है और बाकी गैंग्लियन बॉडी में है। तो बाकी गैंग्लियन बॉडी में कहां पर है देखते हैं। तो ये देखिए 3 गैंग्लियन मैंने आपको दिखाए, कहां पर, 3 गैंग्लियन मैंने आपको कहां पर दिखाए, 3 गैंग्लियन मैंने आपको दिखाए थोरैक्स में। तो इनको बोलते हैं थोरैसिक गैंग्लियन, इनको क्या बोलते हैं आप, थोरैसिक गैंग्लियन। तो ये है 3 थोरैसिक गैंग्लियन, 3 थोरैसिक गैंग्लियन। ओके, ये क्या है आपके थोरैक्स के अंदर 3 गैंग्लियन, नाम भी इनका ऐसे ही है, प्रोथोरैसिक गैंग्लियन, मीजोथोरैसिक गैंग्लियन और मेटाथोरैसिक गैंग्लियन, जैसे थोरैक्स के नाम होते हैं। और आप देखेंगे कि 6 गैंग्लियन आपको मिलेंगे कहां पर, 6 गैंग्लियन मिलेंगे आपको एब्डोमेन के अंदर। ओके, 6 गैंग्लियन आपको कहां मिलेंगे, एब्डोमेन के अंदर, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये हैं आपके 6 एब्डोमिनल, 6 एब्डोमिनल गैंग्लियन। तो 6 एब्डोमिनल गैंग्लियन आपके कहां पर हैं, 6 एब्डोमिनल गैंग्लिया बोलना चाहिए क्योंकि गैंग्लियन तो सिंगुलर वर्ड है, गैंग्लियन सिंगुलर है, तो यहां पे बोलेंगे हम क्या, गैंग्लिया। ओके, तो यहां पे हम लिख देंगे गैंग्लिया, 6 एब्डोमिनल गैंग्लिया, और यहां पर लिखेंगे 3 एब्डोमिनल गैंग्लिया। ओके, तो टोटल गैंग्लियन कितने हो गए, तो टोटल गैंग्लिया हो गए आपके 9, 3 थोरैसिक और 6 एब्डोमिनल। और आप देखेंगे क्योंकि ये हर एक सेगमेंट में अलग अलग प्रेजेंट है, तो इसीलिए इनको बोलते हैं सेगमेंटली अरेंज। ऐसा नहीं है कि सारे गैंग्लियन एक ही सेगमेंट में है, तो ये अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग गैंग्लिया हैं, इसलिए इनको बोलते हैं सेगमेंटली अरेंज, सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया। तो ये है आपकी सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया। ओके, ओके, तो ये आपके समझ में आ गया होगा यहां तक, यहां तक आप लिख लीजिए, यहां तक आप लिख लीजिए। ओके, अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन है असर्शन रीजन। तो असर्शन में लिखा है इफ हेड ऑफ कॉकरोच इज कट ऑफ, कॉकरोच कैन सर्वाइव अप टू 1 वीक, यानी कि कॉकरोच का अगर हेड काट दें तो वो 1 हफ्ते तक सर्वाइव कर सकता है। रीजन लिखा है हेड कंटेन अ बिट लिटिल सीएनएस मोस्ट प्रेजेंट अलोंग द वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी, यानी कि जो सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो हेड में बहुत कम है और वेंट्रल साइड पे, बॉडी में वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है। तो ये सही है, देखिए सीएनएस में, सीएनएस हेड में बहुत कम है, 2 ही गैंग्लियन है, ज्यादातर गैंग्लियंस 9 गैंग्लियंस कहां पर है आपके बॉडी में, थोरैक्स और एब्डोमेन में है,
और ये कहाँ पर है, आपके बेली में है, वेंट्रल साइड पर। अब दोनों स्टेटमेंट ट्रू है कि अगर आप हेड को काट भी देंगे तो कॉकरोच एक हफ्ते तक सर्वाइव कर सकता है। क्यों? क्योंकि हेड में ज़्यादा सीएनएस है ही नहीं। जैसे आप देखिए, अगर हम किसी इंसान का सर काटें तो इंसान का सर काटने से उसका मोस्ट सीएनएस कहाँ पर है, हेड में है। हमारा ब्रेन कहाँ पर है, हेड में है। तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा मोस्ट सीएनएस कहाँ पर है, आपकी हेड में है, ब्रेन जो आपकी मेन कंट्रोल यूनिट है। लेकिन इनका जो सीएनएस है वो बॉडी में प्रेजेंट है। तो इसका हेड काट भी देंगे आप तो कंट्रोल तो बॉडी से हो रहा है, इसीलिए ये सर्वाइव कर सकता है एक हफ्ते तक। उसके बाद आप देखेंगे कि क्योंकि ये भूखा प्यासा रहेगा तो मर जाएगा, ऑफ कोर्स, इसलिए ये मर जाएगा। तो यहाँ तक आप इसको लिख लीजिए। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या लिखेंगे, बोथ करेक्ट, बोथ करेक्ट है। और रीजन इस असर्शन का एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है, रीजन इस असर्शन का एक्सप्लेनेशन भी है। तो रीजन एक्सप्लेन असर्शन। ओके, तो यहां तक आप लिख लीजिए इसको। और इसके बाद आप ये डायग्राम देखिए और बताइए, गैंग्लिया आर कनेक्टेड बाय ट्रांसवर्स कनेक्टिव। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, बताइए। तो आप देखिए, ये गैंग्लिया है और ये जो गैंग्लिया है आपस में कनेक्टेड है, किससे, नर्व कॉर्ड से। और नर्व कॉर्ड कैसे हैं, क्या ये बॉडी में ट्रांसफर्स हैं इस तरह से, या फिर ये लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट हैं। तो आप कहेंगे कि ये लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रांसफर्स। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। और गलत क्यों है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव, कनेक्टिव का मतलब है यहाँ पर ये नर्व कॉर्ड की बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि गैंग्लियास कैसे आपके कनेक्टेड हैं, तो आप कहेंगे ये लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स है, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव, या जिसको आप क्या बोलते हैं, नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड को बोलते हैं। ओके, अब नर्व कॉर्ड प्रेजेंट मिड वेंट्रली, मिड वेंट्रल साइड ऑफ बेली। ठीक है, बेली मतलब बॉडी, तो ये ठीक है, वेंट्रल साइड में है, ये हमने यहाँ डायग्राम में देख लिया था, वेंट्रल साइड में है। और पूछ रहे हैं क्या मिड में है या लेटरली है, तो मिड में है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। ओके, तो यहाँ पर आपका नर्वस सिस्टम खत्म होता है, आप इसको लिख लीजिए। और हम सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे इसके बाद, ये आप लिख लीजिए। अब इसके बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो इस क्वेश्चन में लिखा है कि सेंसरी स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं कॉकरोच के अंदर। तो सिंपल आंसर क्या होगा, एंटीना है, यस। मैक्सिलरी पैल्प सेंसरी है, यस। लेबियल पैल्प, यस। कंपाउंड आई, यस। एनल स्टाइल सेंसरी नहीं होता है, एनल सर्सी होता है। याद रखिएगा, ये मिस्टेक मत करिएगा, इसीलिए मैं जान के यहाँ पर लिखा है एनल स्टाइल। ये मेल के अंदर सेंसरी स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ मेल में होता है और सेंसरी नहीं होता है। अब सवाल ये है कि ये क्या सेंस करते हैं, तो सिंपल है काफ़ी। देखिए, जब भी कोई प्रीडेटर या आप कॉकरोच के पास जाएंगे तो कॉकरोच पहले से भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप मूव करेंगे या कोई प्रीडेटर मूव करेगा तो वो एयर के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा, उससे एयर का मूवमेंट होगा, और ये एयर के मूवमेंट को, एयर में जो वाइब्रेशंस हैं उनको सेंस कर सकते हैं। तो ये एयर वाइब्रेशन, या कह सकते हैं एयर के अंदर जो मूवमेंट है, ये उनको सेंस कर सकते हैं। ओके, एनल सर्सी। और ये एंटीना भी कर सकता है ऐसा, तो ये भी एयर वाइब्रेशंस को सेंस कर सकते हैं। और आप देखिए, जैसे विजुअली चैलेंज लोग जो देख नहीं सकते, वो चलते हैं अपनी स्टिक से देखते जाते हैं आगे क्या है और चलते जाते हैं। सेम वे में एंटीना की वजह से कॉकरोच एकदम डार्क में चल सकता है, वो भी टच कर करके देखता जाएगा सामने कुछ है तो नहीं, फिर मुड़ जाएगा। तो ये भी नेविगेशन में हेल्प करते हैं टच के थ्रू। ठीक है, तो टच सेंस कर सकते हैं, टेम्परेचर भी कर सकते हैं सेंस। और आगे बात करेंगे किसकी, मैक्सिलरी पैल्प। तो देखिए, स्मेल के लिए दोनों है, स्मेल कह रहा हूँ, टेस्ट के लिए दोनों है। ये मैक्सिलरी पैल्प और लेबियल पैल्प दोनों ही आपके टेस्ट सेंस कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी ऑर्गन ये है। तो ये है प्राइमरी गस्टेटरी, गस्टेटरी मतलब होता है टेस्ट के लिए, टेस्ट ऑर्गन। ठीक है, और ये भी गस्टेशन के लिए होता है, लेकिन प्राइमरी मैक्सिलरी पैल्प है, ये भी गस्टेटरी है
और गस्टेटरी के अलावा आप देखेंगे कि ये टच कर सकता है। मतलब टच का सेंस यहाँ पर इस तरह से है कि कॉकरोच जब भी किसी ऑब्जेक्ट को टच करेगा तो वो टच करके उसका टेक्सचर देखेगा, क्या ये स्टोन हार्ड तो नहीं है, क्या मैं इसको खा सकता हूँ या नहीं खा सकता, ठीक है, तो एडिबल है या नहीं है। तो एडिबल कैसे पता करेगा, ये अपने लेबियल पैलेट का इस्तेमाल करेगा और उसका टेक्सचर चेंज करेगा। अगर वो सॉफ्ट है तो खाएगा, बहुत स्टोनी हार्ड है तो नहीं खाएगा। तो ये आपकी टच में सेंस करेगा, ठीक है, कंपाउंड आई विजन के लिए। और एन स्टाइल तो सेंसरी है ही नहीं, तो ये आप यहां तक लिख लीजिए। तो अब बात करेंगे कॉकरोच के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो यहां पर आप देखिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। और कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। ओके। और कॉकरोच हमारी तरह, यानी कि हमारे अंदर जैसे मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, ऐसे ही कॉकरोच के अंदर भी मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। इसीलिए इनको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल या डायोशियस। ओके। तो ये है आपकी क्या, यूनिसेक्सुअल, या इसी को आप क्या बोलते हैं, और डायोशियस, यानी कि मेल और फीमेल सेपरेट है। मेल और फीमेल कॉकरोच के अंदर सेपरेट है। ओके। अब बात करते हैं कॉकरोच के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। और बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ओके। तो बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ओके। अब सबसे पहले आप देखिए कि इनका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां पर सिचुएटेड है। किस तरह से, तो ये है इनके टेस्टिस, ये है इनके टेस्टिस, ये है इनके टेस्टिस। ओके। और टेस्टिस के बारे में यहाँ लिखेंगे कि टेस्टिस, आगे लिखते हैं पेज पे कि टेस्टिस कैसे हैं। यहाँ पर लिखते हैं टेस्टिस के बारे में, टेस्टिस आपके पेयर्ड हैं या अनपेयर्ड हैं। तो आप कहेंगे टेस्टिस आपके पेयर्ड है। ओके। टेस्टिड आपके पेयर्ड स्ट्रक्चर है, तो ये है पेयर्ड। ओके। नेक्स्ट है टेस्टिस आपकी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट है, यानी कि कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट है। तो आप कहेंगे ये होते हैं 4, 5, 6, 4, 5, 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं ये। ओके। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं आपके 4, 5, 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में, 4, 5, 6 एब्डोमिनल सेगमेंट। ओके। ये होते हैं आपके 4, 5, 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में। अब सवाल ये है कि ये बॉडी में सेंटर में होते हैं या फिर लेटरल साइड में होते हैं। तो आप देखेंगे कि ये आपके लेटरल साइड में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ये होते हैं लेटरली, लेटरली, ठीक है, 4, 5, 6 एब्डोमिनल सेगमेंट लेटरली। नेक्स्ट आते हैं कि टेस्टिस में आप देख रहे हैं 1, 2, 3, तो इस तरह से टेस्टिस के अंदर लोब्स होती हैं, इस तरह से टेस्टिस के अंदर लोब्स होती हैं, और ये लोब्स 3 से 4 होती हैं। तो यहां पर आप लिखेंगे कि हर एक टेस्टिस में, ईच टेस्टिस, इसमें आपको 3 से 4 लोब देखने को मिलेंगी, 3 से 4 लोब्स होती हैं। और लोब में हर एक लोब में आपको
छोटे छोटे से लोब्यूल्स देखने को मिलेंगे। ये क्या है? लोब्यूल्स। ठीक है, तो हर एक लोब बहुत छोटे छोटे से लोब्यूल्स में डिवाइड होती है और इन्हीं लोब्यूल्स के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। स्पर्म प्रोड्यूस्ड, इन्हीं लोब्यूल्स के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस्ड होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखिए यहां तक। तो यहां तक आपने लिखा कि टेस्टिस आपके क्या हैं? टेस्टिस आपके पेड़ हैं और ये 3 से 4 लोब होती हैं हर एक टेस्टिस के अंदर, और हर एक लोब डिवाइड होती है बहुत सारे लोब्यूल्स के अंदर, और लोब्यूल्स के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, और ये आपके प्रेजेंट होते हैं 4, 5, 6 यानी कि 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में, बॉडी में लेटरल साइड में। ओके, तो यहां तक आपकी समझ में आया होगा, यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फीमेल में, थोड़ी सी स्टार्टिंग कर लेते हैं फीमेल की पार्ट की भी। तो फीमेल में आप देखिए, ओके, तो फीमेल में आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए यहां पर, यहां पर ध्यान से देखिए एकदम। तो ये है आपके ओवरीज। ओके, और ध्यान से देखिए, ओवरीज के बारे में लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखते हैं ओवरीज के बारे में, ये हैं आपके ओवरीज। तो ओवरीज भी कैसी हैं, देख के बताइए, ओवरीज भी कैसी हैं? ओवरीज पेयर्ड हैं या अनपेयर्ड है? बताइए। तो ओवरीज भी आपके पेयर्ड स्ट्रक्चर हैं। ओके, तो यहाँ लिख दिया आपने, ये भी हैं पेयर्ड। ठीक, और ये कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट है ये देखते हैं। तो आप देखेंगे ये प्रेजेंट होती हैं आपके 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में, यानी कि 2, 3, 4, 5 और 6, 2 से लेके 6 सेगमेंट में प्रेजेंट होती हैं ये। तो ये होती हैं आपकी 2 to 6 एब्डोमिनल एब्डोमिनल सेगमेंट के अंदर, 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होती हैं, 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होती हैं। ओके, अब ये भी कहाँ प्रेजेंट है? क्या ये बॉडी में बीच में है या फिर ये भी बॉडी में लेटरल साइड पे प्रेजेंट है? तो आप लिखेंगे ये भी बॉडी में लेटरल साइड पे प्रेजेंट है, तो यहाँ लिखेंगे लेटरली। ओके, और आप देखेंगे यहाँ पर कि हर एक ओवरी में आपको मिलेंगी छोटी छोटी ट्यूब्स, छोटी छोटी ट्यूब्स यानी कि ट्यूब्यूल्स मिलेंगे आपको, और ये ट्यूब्यूल्स एक ओवरी में
ऐसी आपको 8 ट्यूब्यूल्स मिलेंगी हर एक ओवरी में। ऐसी आपको 8 ट्यूब्यूल्स मिलेंगी ओवरी में। ओके, तो आप लिखेंगे यहां पर आप लिखेंगे कि हर एक ओवरी में, ईच ओवरी, हर एक ओवरी में आपको मिलेंगी 8 ट्यूब्यूल्स, 8 ट्यूब्यूल्स, और इन ट्यूब्यूल्स को आप बोलते हैं ओवेरियोल। इन ट्यूब्यूल्स को आप क्या बोलते हैं? ओवेरियोल बोलते हैं। ओके, इन ट्यूब्यूल्स को आप क्या बोलते हैं? ओवेरियोल। और आप देखेंगे कि हर एक ओवेरियोल के अंदर आपको एक एग मिलेगा, आपको एक डेवलपिंग एग मिलेगा। ओके, तो ये है आपकी डेवलपिंग एग। तो यहां पे लिखते हैं कि ये क्या है आपकी चेन ऑफ डेवलपिंग एग, डेवलपिंग एग, ये एग को आप ओवम बोल सकते हैं। ठीक है, तो चेन ऑफ डेवलपिंग एग। तो एक ओवेरियोल के अंदर एक ओवा, एक डेवलपिंग ओवा दिख रही है आपको। ये जो आपको चेन दिख रही है, ये एक ही चेन है। मतलब यहां पर ये इमेच्योर होगा, जैसे जैसे ये नीचे बढ़ता जाएगा ये मेच्योर होता जाएगा। तो यहां पर जो स्टेज मिलेंगे आपको, डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में मिलेंगे। ये सबसे इमेच्योर स्टेज और ये सबसे मेच्योर स्टेज। तो यहां पर लिख लेंगे कि ये होते हैं एट डिफरेंट मेच्योरिंग स्टेज। ये डिफरेंट मेच्योरिंग स्टेज पे प्रेजेंट है। ओके, ओके, ये एक ही है, ये एक ही ओवा है, मगर डिफरेंट डिफरेंट मेच्योरिंग स्टेज पर है। सबसे मेच्योर, उससे ज्यादा मेच्योर, सबसे ज्यादा मेच्योर यहां पर होगा। ओके, तो अब लिखेंगे कि एक ओवेरियोल में आपके एक एग का फॉर्मेशन होता है, 1 एग का फॉर्मेशन। और आप जानते हैं कि एक ओवरी में 8 ओवेरियोल्स हैं, और एक ओवेरियोल में एक एग का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक ओवरी में, 1 ओवरी में आप देखेंगे 8 एग का फॉर्मेशन होगा, 8 एग का फॉर्मेशन होगा। तो इसका मतलब ये है कॉकरोच, फीमेल कॉकरोच एक बार में 8 ओवरी, मतलब एक ओवरी में 8 एग और दूसरी ओवरी में 8 एग, यानी कि टोटल 16 एग प्रोड्यूस करेगी एक बार में। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि फीमेल कॉकरोच एक बार में 16 एग प्रोड्यूस करती है। ओके, यहां तक आपके समझ में आया होगा। तो आप यहां तक देख लीजिए और यहां तक इसको बना लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे और स्ट्रक्चर्स की। ओके, यहां पर बना लीजिए और ये बना लीजिए। अब हम इसके बाद बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने आपको ये बता दिया कि यहाँ पर 1 पेयर ऑफ टेस्टिस हैं जो कि लेटरल साइड पे प्रेजेंट हैं बॉडी में, और ये प्रेजेंट होते हैं आपके 4, 5, 6, यानी कि 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। ओके, और इसमें आपको 3 से 4 लोब देखने के लिए मिलती हैं, और हर एक लोब्स छोटी छोटी लोब्यूल्स के अंदर डिवाइड होती हैं, और इन लोब्यूल्स के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म बनते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट देखिए कि ये जो टेस्टिस हैं, टेस्टिस से आपके डक्ट निकलती है, और ये डक्ट आपके स्पर्म को लेके जाती है आगे। ओके, और ये डक्ट आपके स्पर्म को आगे लेके जाती हैं। तो ये देखिए ध्यान से आप। ओके, तो इन डक्ट का नाम क्या है? इन डक्ट्स को आप बोलते हैं वासा डिफरेंशिया। और स्पर्म टेस्टिस के बाद जाते हैं कहां पर? वासा डिफरेंशिया में। और वासा डिफरेंशिया के बाद जाते हैं स्पर्म आपके किसमें? सेमिनल वेसिकल। ओके, किसमें जाते हैं? आपके सेमिनल वेसिकल के अंदर जाते हैं। तो ये जाते हैं सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल के अंदर। और सेमिनल वेसिकल से स्पर्म जाते हैं कहां पर? सेमिनल वेसिकल से आपके स्पर्म जाते हैं इजैकुलेटरी डक्ट में। तो ये है इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट। ओके, और इजैकुलेटरी डक्ट से स्पर्म जाते हैं जेनाइटल चैम्बर में। स्पर्म कहां जाते हैं? आपके जेनाइटल चैम्बर में। तो ये है जेनाइटल चैम्बर, ये जेनाइटल पाउच। तो यहां पर आप लिखेंगे क्या? जेनाइटल चैम्बर, ये जेनाइटल पाउच।
ठीक है, तो ये है आपकी जेनेटल चैम्बर या जेनेटल पाउच। तो यहां पर मैंने आपको दिखाया क्या, ये जेनेटल चैम्बर या जेनेटल पाउच। ओके, सिंपल है। तो मेल में क्या है, टेस्टिस में आपकी स्पर्म बने, फिर वास डिफरेंस में चले जाएंगे, और वास डिफरेंस से सेमिनल वेसिकल, इजैकुलेटरी डक्ट, और इजैकुलेटरी डक्ट से चले जाएंगे कहां पर, आपके जेनेटल चैम्बर में। और इजैकुलेटरी डक्ट की जो ओपनिंग है, इसको आप बोलते हैं मेल गोनोपोर, मेल गोनोपोर। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं, मेल गोनोपोर बोलते हैं। इसको आप क्या बोलते हैं, मेल गोनोपोर बोलते हैं। तो दिस इज मेल गोनोपोर। ठीक, अब लिखना शुरू करते हैं यहां पर, इसको हम लिखना शुरू करेंगे यहां पर। तो टेस्टिस में आपके स्पर्म बने, और टेस्टिस के बाद जाएंगे ये वासा डिफरेंशिया में, वासा डिफरेंशिया, और वासा डिफरेंशिया से, जो कि वासा डिफरेंशिया भी पेयर्ड होते हैं, और फिर वासा डिफरेंशिया से देखिए कहाँ जाते हैं ये जाते हैं सेमिनल वेसिकल के अंदर। तो फिर लिखेंगे आप सेमिनल वेसिकल, और सेमिनल वेसिकल से ये जाएंगे आपके इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट, और इजैकुलेटरी डक्ट आपके, इजैकुलेटरी डक्ट से ये जाते हैं जेनेटल पाउच में या जेनेटल चैम्बर में। और ये आपके खुलती है कहाँ, तो आप देखेंगे इजैकुलेटरी डक्ट आपके कहाँ खुलती है, तो इजैकुलेटरी डक्ट खुलती है आपके जेनेटल चैम्बर में, और जिस ओपनिंग से खुलती है उसको आप बोलते हैं मेल गोनोपोर। ओके, तो आप लिखेंगे ओपन, ओपन इनटू, ओपन इनटू जेनाइटल पाउच, जेनाइटल पाउच बाया ओपनिंग, और इस ओपनिंग को आप क्या नाम देते हैं, कॉल्ड मेल गोनोपोर, मेल गोनोपोर बोलते हैं आप इसको। ओके, अब इसके बाद जाएगा कहां पर, ये जाएगा आपके जेनाइटल चैम्बर में, जेनाइटल चैम्बर में। ओके, अब सेमिनल वेसिकल का फंक्शन देख लेते हैं। तो सेमिनल वेसिकल के अंदर स्पर्म्स स्टोर होते हैं, तो यहां पे आप लिखेंगे स्टोर स्पर्म। और सेमिनल वेसिकल के अंदर कोई सिक्रीशंस होते हैं, जिन सिक्रीशंस की वजह से स्पर्म्स आपके आपस में चिपक जाते हैं, और चिपकने के बाद एक बॉल बना लेते हैं, बॉल। ठीक है, और उस बॉल को आप बोलते हैं स्पर्मेटोफोर। तो यहां पे लिखेंगे कि स्पर्म्स इन seminal vesicle glued together, आपस में ग्लूड हो जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं, टू फॉर्म, टू फॉर्म स्पर्म बंडल, स्पर्म बंडल बना लेते हैं। और इस स्पर्म बंडल को आप क्या बोलते हैं, कॉल्ड स्पर्मेटोफोर, स्पर्मेटोफोर। तो इस स्पर्म बंडल को आप क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोफोर बोलते हैं। तो स्पर्म सेमिनल वेसिकल के अंदर चिपक जाते हैं और बंडल बनाते हैं, और उसी को आप क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोफोर। तो यहां तक आप लिख लीजिए, यहां तक आप ये बना लीजिए और ये लिख लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे और कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं यहां पर, तो यहां लिख लीजिए आप इसको। तो देखते हैं अब आपके सेमिनल वेसिकल से एक ग्लैंड एसोसिएटेड होती है, जिसको आप बोलते हैं क्या, ये देखिए, सेमिनल वेसिकल से एक ग्लैंड एसोसिएटेड होती है, और इस ग्लैंड को देखते हैं, इस ग्लैंड को क्या बोलते हैं। ये देखिए, तो ये जो ग्लैंड है, इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप क्या बोलते हैं, ये जो ग्लैंड है, इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आप मशरूम ग्लैंड, मशरूम ग्लैंड। ओके, इसको क्या बोलते हैं आप, मशरूम ग्लैंड।
और मशरूम ग्लैंड के बारे में हम यहाँ लिखेंगे कि मशरूम ग्लैंड के बारे में हम यहाँ लिखेंगे कि मशरूम ग्लैंड आपके किस तरह की ग्लैंड है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि मशरूम ग्लैंड, ओके। तो ये जो मशरूम ग्लैंड है, ये मशरूम ग्लैंड, इसका दूसरा नाम है यूट्रिकुलर ग्लैंड। इसका दूसरा नाम क्या है आपके? यूट्रिकुलर ग्लैंड। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, पहला सवाल ये है। तो ये प्रेजेंट होती है आपके 6 और ये नीचे यानी कि 7th, 6 और 7th प्रेजेंट इन 6, 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होती है। एब्डोमिनल सेगमेंट, तो ये होती है आपके 6, 7 एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होती है, ओके। नेक्स्ट है कि इस ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है। तो मशरूम ग्लैंड आपके, इसके जो सिक्रीशंस होते हैं ये स्पर्म को नरिश करते हैं। तो ऐसे ग्लैंड जो स्पर्म को नरिश करे उसको आप बोलते हैं एसेसरी ग्लैंड। तो ये एक इंपॉर्टेंट एसेसरी ग्लैंड है। किताब कहती है ये एक इंपॉर्टेंट एसेसरी ग्लैंड है। क्यों है इंपॉर्टेंट एसेसरी ग्लैंड? क्योंकि इसके जो सिक्रीशंस हैं वो नरिश करते हैं स्पर्म को, बिकॉज इट्स secretion nourishes the sperm, ओके, nourishes the sperm। तो यहां तक आपके समझ में आया होगा, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा कि इसके जो सिक्रीशंस हैं वो स्पर्म को नरिश करते हैं, इसलिए आप इसको क्या बोलते हैं, एसेसरी ग्लैंड। और ये होती है आपके 6, 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में, ओके। और ये जो ट्यूब्यूल्स है ना, ये सब ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स हैं, और एक तरफ से क्लोज, एक तरफ से ओपन। और ये खुलती कहां पर है? ये सब खुलती आपकी सेमिनल वेसिकल में ही है। अब नेक्स्ट देखिए कि इसमें आपको दो तरह की ट्यूब्यूल्स देखने को दिख रही हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इसमें दो तरह की ट्यूब्यूल्स होती हैं। यहाँ लिखते हैं कि मशरूम ग्लैंड में आपके दो तरह की ट्यूब्यूल्स हैं, 2 टाइप्स ऑफ ट्यूब्यूल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आउटर साइड में आपको लॉन्ग ट्यूब्यूल्स दिख रही है और इनर साइड में आपको शॉर्ट ट्यूब्यूल्स दिख रही हैं। तो यहां लिखते हैं आउटर में लॉन्ग ट्यूब्यूल्स हैं, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स। और इन लॉन्ग ट्यूब्यूल्स को आप बोलते हैं यूट्रिकुलाई मेजॉर्स, ओके। इसको आप क्या बोलते हैं, यूट्रिकुलाई मेजॉर्स। और अंदर साइड में जो ट्यूब्यूल्स हैं उनको आप बोलते हैं क्या, शॉर्ट ट्यूब्यूल्स। वो है आपके शॉर्ट ट्यूब्यूल्स और इनका नाम है यूट्रिकुलाई ब्रीवियोर्स। इनका नाम क्या है, यूट्रिकुलाई ब्रीवियोर्स, ओके। तो ये इनके नाम हैं। तो आपका मशरूम ग्लैंड का काम आपको समझ में आया कि मशरूम ग्लैंड का काम होता है ये इनके सिक्रीशंस स्पर्म को नरिश करते हैं, ठीक। और एक और एसेसरी ग्लैंड है जो किताब में सिर्फ डायग्राम में लेबल किया है, कुछ इसके बारे में लिखा नहीं है, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। इस ग्लैंड को आप क्या बोलते हैं, इस ग्लैंड का नाम है फैलिक ग्लैंड। तो ये है आपकी फैलिक ग्लैंड, ओके। इसका नाम क्या है आपके, फैलिक ग्लैंड। इसका नाम क्या है, फैलिक ग्लैंड। और फैलिक ग्लैंड को और क्या बोलते हैं, इस फैलिक ग्लैंड को आप कॉग्लोबेट ग्लैंड भी बोलते हैं, ओके। इस फैलिक ग्लैंड को आप कॉग्लोबेट ग्लैंड भी बोलते हैं। और ये भी एक एसेसरी ग्लैंड है। और ये भी आप देखेंगे, ये भी आपके जेनिटल चैम्बर में ही खुलती है। तो मेल के बारे में यही था। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो गोनोपोर है वो गोनोपोर आपके वेंट्रल यानी कि नीचे साइड पे खुलता है और एनस आपकी डॉर्सल साइड पे होता है। तो किताब में लिखा है कि मेल गोनोपोर आपके कहाँ होता है, ये होता है वेंट्रल टू एनस, यानी कि एनस के वेंट्रल साइड पे होता है। एनस पीछे डॉर्सल साइड पे, और ये वेंट्रल साइड पे आपके क्या होता है, मेल गोनोपोर, ओके। तो ये आप देख लीजिए
ये आप यहाँ पे लिख लीजिए। अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में इनका एक्सटर्नल जेनिटलिया बचा है। ओके, इनका एक्सटर्नल जेनिटलिया बचा है, तो यहाँ पर इनका बनाते हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया। जैसे ह्यूमंस के अंदर एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है, पीनिस और स्कॉटम, इनमें आप देखिए इनके एक्सटर्नल जेनिटलिया को क्या बोलते हैं। तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर मैंने बनाया ओके। तो देखिए इसका नाम है आपके राइट फेलोमियर। फेलोमियर इनके एक्सटर्नल जेनिटलिया को ही बोलते हैं, तो इसका नाम है राइट फेलोमियर, राइट फेलोमियर। ओके, और इसको बोलते हैं आप वेंट्रल फेलोमियर, वेंट्रल फेलोमियर। ओके, और इसको आप बोलते हैं लेफ्ट फेलोमियर, लेफ्ट फेलोमियर। ओके, इसको आप क्या बोलते हैं, लेफ्ट फेलोमियर। तो ये है लेफ्ट फेलोमियर। ओके, और आप ध्यान से देखिए, इस लेफ्ट फेलोमियर के अंदर आपको मिलेगा एक हुक। इस स्ट्रक्चर को देखिए, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, जिसमें आपके हुक प्रेजेंट है, इस स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं टिटिलेटर, टिटी टिटिलेटर। तो ये स्ट्रक्चर है टिटिलेटर। और ये जो आपके बल्ज्ड एंड के साथ है, ये जो बल्ज्ड एंड के साथ है, इसको आप बोलते हैं सीडोपिनिस, सीडोपिनिस। तो ये जो बल्ज एंड के साथ है, इसको आप सीडोपिनिस बोलते हैं, और ये जो हुक के साथ है, इसको आप टिटिलेटर बोलते हैं। ओके, तो इनके बारे में लिखते हैं। तो इनके बारे में लिखेंगे यहाँ पर, इसका एक्सटर्नल जेनिटलिया यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ डालेंगे एक्सटर्नल जेनिटलिया, और एक्सटर्नल जेनिटलिया का नाम, एक्सटर्नल जेनिटलिया का क्या नाम है, और फेलोमियर। और फेलोमियर को और क्या बोलते हैं आप, फेलोमियर को आप बोलते हैं गोनोपोफाइसिस, गोनोपो गोनोपोफाइसिस। ओके, गोनोपोफाइसिस। तो एक्सटर्नल जेनिटलिया कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके फेलोमियर और गोनोपोफाइसिस। तो यहां पर देखेंगे कि फेलोमियर कैसे स्ट्रक्चर है। तो फेलोमियर एक्चुअल में काइटिन के ही स्ट्रक्चर है, और ये हार्ड काइटिनियस स्ट्रक्चर है। ओके, तो आप यहां लिखेंगे क्या, ये है आपके हार्ड काइटिनियस स्ट्रक्चर। अब आप देख के बताइए, ये सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है। तो आप कहेंगे ये एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, ये आपके एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। तो हार्ड काइटिनियस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स, हार्ड काइटेनियस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं। और आप ध्यान से देखिए यहाँ पर, ध्यान से देखिए यहाँ पर, कि ये मेल गोनोपोर के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे इसलिए एनसीईआरटी लिखती है कि ये सराउंड करते हैं, सराउंड सराउंड मेल गोनोपोर, ये मेल गोनोपोर को सराउंड करते हैं, सराउंड मेल गोनोपोर। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हार्ड काइटेनियस स्ट्रक्चर, हार्ड काइटेनियस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर सराउंड मेल गोनोपोर। अब इनका फंक्शन क्या है, तो इन गोनोपोफाइसिस या फेलोमेर का फंक्शन क्या है। तो देखिए, ये आपके फीमेल को होल्ड करके उसके जेनाइटल पाउच को ओपन करने में हेल्प करते हैं, और प्लस जो इनका स्पर्म बंडल है, स्पर्म बंडल या स्पर्मेटोफोर है, उसको अंदर प्लेस करने में हेल्प करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये होल्ड फीमेल फीमेल जेनाइटल पाउच, ये फीमेल के जेनिटल पाउच को होल्ड करके एंड इंसर्ट स्पर्मेटो स्पर्मेटोफोर, स्पर्मेटोफोर को इंसर्ट करने में हेल्प करते हैं। इंसर्ट मतलब आपके इंजेक्ट करने में हेल्प करते हैं, अंदर डालने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये फीमेल जेनिटल पाउच को ओपन करते हैं
और उसके अंदर आपके स्पर्मेटोफोर को प्लेस कर देते हैं। ओके, तो ये आपने यहाँ तक पढ़ लिया, ये आपने यहाँ तक इनको पढ़ लिया, ठीक है। और इसके लिए आप एक बार एनसीईआरटी का डायग्राम भी देख लीजिए। यहाँ पर आप एनसीईआरटी का डायग्राम देख लीजिए। इन्होंने ये टेस्टिस दिखाए हैं, और टेस्टिस के अलावा आप दिखाइए, आप देखिए ये फैलिक ग्लैंड दिखाइए, और ये स्मॉल ट्यूब्यूल्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के, सेमिनल वेसिकल के आप देखेंगे स्मॉल ट्यूब्यूल अंदर, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स बाहर, सेमिनल वेसिकल, वास्ट डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, और यहाँ पर आप देखेंगे ये राइट फेलोमियर, वेंट्रल फेलोमियर और लेफ्ट फेलोमियर, और टिटिलेटर हुक के साथ, ये बल्ज एंड के साथ आपकी सीडोपिनस। ओके, तो ये आपकी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक आप देख लीजिए, तो यहाँ पर आप इसको लगा लीजिए। ओके, और ये आप लिख लीजिए, ये बना लीजिए, और ये लिख लीजिए। ओके, तो अब बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो यहाँ पर आप देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पढ़ लिया था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 1 पेयर ओवरी होती है, 1 पेयर ओवरी होती है, और ये 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में होती हैं, और ये आपके बॉडी में लेटरल साइड पे प्रेजेंट होती हैं, और हर एक ओवरी में आपको इस तरह की 8 टिब्यूल्स मिलेंगी, और इन टिब्यूल्स को आप बोलते हैं ओवेरियोल्स। ओवेरियोल्स, ओवेरियोल्स या ओवेरियन टिब्यूल्स भी बोलते हैं। ओके, या ओवेरियन टिब्यूल्स भी बोलते हैं। तो ये कितनी होती हैं? 8 इन ईच ओवरी, इसमें भी 8 और इसमें भी 8। ओके, और आप देखेंगे एक ओवेरियोल के अंदर एक एग प्रोड्यूस होता है, तो 8 ओवेरियोल के अंदर 8 एग प्रोड्यूस होंगे, यानी कि टोटल एक ओवरी में 8 एग और दूसरी ओवरी में 8, तो टोटल आप देखेंगे कि एक बार में ये फीमेल कॉकरोच 16 एग प्रोड्यूस करती है। ओके, तो यहाँ पर आपको दिख रही है चेन ऑफ ओवा, यानी कि एग की चेन दिख रही है। सबसे मेच्योर इसमें ये होगा और सबसे इमेच्योर यहाँ पर होगा, तो ये आप देख रहे हैं, ये डेवलपिंग ओवा की चेन है, ये हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। अब आप देखेंगे नेक्स्ट कि ओवरी आपके यहाँ पर डक्ट में खुल रही है, और इन डक्ट को आप बोलते हैं क्या? ओविडक्ट। इनको आप क्या बोलते हैं? ओविडक्ट, ओविडक्ट। ओके, तो ओविडक्ट टोटल कितनी है? एक और एक, 2 ओविडक्ट हैं, और दोनों ओविडक्ट एक कॉमन डक्ट में खुल रही हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉमन ओविडक्ट, कॉमन ओविडक्ट। और इसी को आप और क्या बोलते हैं? वजाइना। इस कॉमन ओविडक्ट को और क्या बोलते हैं आप? वजाइना। ओके, और यहां पर आप देखेंगे कि ये कॉमन ओविडक्ट, ये कॉमन ओविडक्ट या वजाइना आपके खुलेगा किसके अंदर? यहाँ पे आप ध्यान से देखिए इसको, ये कॉमन ओविडक्ट और वजाइना कहाँ खुलेगा? तो ये खुलेगा आपके फीमेल जेनाइटल पाउच में, फीमेल जेनाइटल पाउच में। तो ये है आपके फीमेल जेनाइटल पाउच, तो दिस इज जेनाइटल पाउच, जेनाइटल पाउच। ओके, और आप देखेंगे कि फीमेल जेनाइटल पाउच में जो ऊपर का हिस्सा है, जो एंटीरियर पार्ट है, जो ऊपर का हिस्सा है, उस ऊपर के हिस्से को आप बोलते हैं क्या? इस ऊपर के हिस्से को आप बोलते हैं जेनाइटल चैम्बर, जेनाइटल चैम्बर। इसको आप क्या बोलते हैं? जेनाइटल चैम्बर। और नीचे के हिस्से को, पोस्टीरियर पार्ट को आप क्या बोलते हैं? वेस्टिबुलम, वेस्टिबुलम। ओके, और इसी को आप ऊथिकल चैम्बर भी बोलते हैं, ऊथिकल चैम्बर। ओके, और ये दोनों मिला करके क्या बन जाएगा? जेनाइटल पाउच बन जाएगा, जिसको किताब में ब्रूड भी बोला है, जिसको किताब में ब्रूड भी बोला है। ओके, तो इसको आप ब्रूड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो आपके ओवरीज हैं, ओवरीज डक्ट में खुलेंगी, और डक्ट को बोलते हैं ओविडक्ट, और दोनों ओविडक्ट एक कॉमन डक्ट में खुलते हैं, जिसको आप कॉमन ओविडक्ट या वजाइना बोलते हैं। वजाइना की जो ओपनिंग है, उस ओपनिंग को आप बोलते हैं फीमेल गोनोपोर, फीमेल गोनोपोर, फीमेल गोनोपोर। तो इसका मतलब यह है कि वजाइना खुलता है किसमें? जेनाइटल चैम्बर में। जेनाइटल चैम्बर में खुलता है किसके थ्रू? फीमेल गोनोपोर के थ्रू। और जेनाइटल चैम्बर आप देखेंगे कि जेनाइटल पाउच या ब्रूड का ऊपर वाला हिस्सा है, एंटीरियर वाला हिस्सा है, ठीक है, क्योंकि कॉकरोच की बॉडी ऐसा है,
तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जेनाइटल चैम्बर आगे होगा, तो ये एंटीरियर हिस्सा है। और जेनाइटल पाउच का पोस्टीरियर हिस्सा, इसको बोलते हैं वेस्टिबुलम या ओथिकल पोर, ठीक है। पोस्टीरियर मतलब ये पीछे की साइड में होगा। तो यहाँ तक आपके समझ में आया होगा, तो ये आप लिख लीजिए। इसके बाद हम इसके अंदर और भी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको यहाँ लिखवा देता हूँ कि ओवरीज, ठीक है। तो ओवरी लिखते हैं यहाँ पे। और ओवरी होती है आपके इसकी पेयर्ड, तो ये होती है आपके पेयर्ड। और ओवरी खुलती है किसके अंदर? ओविडक्ट के अंदर, ओविडक्ट। और ओविडक्ट भी हैं आपके दो, और ये खुलती हैं आपके कॉमन ओविडक्ट या वजाइना, ओके। और वजाइना आपके एक ही है। और फिर आप देखेंगे कि वजाइना आपके कहाँ खुलता है? ये खुलता है ओपन इन जेनाइटल चैम्बर, जेनाइटल चैम्बर वाया ओपनिंग को बोलते हैं क्या? फीमेल गोनोपोर, फीमेल गोनोपोर, फीमेल गोनोपोर बोलते हैं ओपनिंग को, ओके। और वजाइना कहाँ खोलेगा? आपके जेनाइटल चैम्बर में, जेनाइटल चैम्बर में। तो यहां तक आप लिख लीजिए, यहां तक आप लिख लीजिए। फिर आगे बात करते हैं। ये लिख लीजिए और ये लिख लीजिए। अब दूसरे स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर आप देखिए, ये स्ट्रक्चर देखिए आप, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? तो देखिए, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, इसको आप बोलते हैं स्पर्मेथिके, इसको आप बोलते हैं स्पर्मेथिके। तो ये है स्पर्मेथिके। अब स्पर्मेथिके को हम यहां पढ़ते हैं आगे। तो यहां पर आप लिखिए स्पर्मेथिके, यहां पर आप लिखेंगे क्या? स्पर्मेथिके। स्पर्मेथिके अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, तो स्पर्मेथिके आप बताइए मुझे कितने हैं? तो आप कहेंगे ये हैं 1 2, यानी कि ये है 1 पेयर, ओके। ये है आपके 1 पेयर, लेकिन एक छोटा है एक बड़ा है, तो इसलिए आप लिखेंगे अनइक्वल होते हैं। एक कुछ लॉन्ग ट्यूब की तरह है, तो आप लिखेंगे लॉन्ग ट्यूबुलर। और एक है आपकी बैक लाइक, ये कह सकते हैं सैक लाइक, ओके। और इसकी जो ओपनिंग है, इसको आप बोलते हैं स्पर्मेथिकल पोर। इसकी जो ओपनिंग है, इसको आप क्या बोलते हैं? स्पर्मेथिकल पोर। और देख के बताइए कि ये स्पर्मेथिकल पोर कहां पर ओपन हो रहा है? तो आप कहेंगे ये जेनाइटल चैम्बर में ही खुलता है, यानी कि जेनाइटल पाउच का जो एंटीरियर रीजन है, जो एंटीरियर पार्ट है जेनाइटल चैम्बर, ये उसी के अंदर ओपन होता है। तो लिखेंगे ओपन इनटू जेनाइटल चैम्बर, ओके। अब आप ध्यान से देखिए ये कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। तो यहां पर आप देखेंगे ये एक्चुअल में थोड़ा ऊपर होगा, यानी कि ये 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। तो इसकी पोजीशन क्या है? 6th एब्डोमिनल सेगमेंट, 6th एब्डोमिनल सेगमेंट, ओके। और अब आप देखिए इसका फंक्शन क्या है। तो कॉपुलेशन के टाइम पर जब मेल पार्टनर अपने स्पर्म्स को, जो स्पर्म बंडल की फॉर्म में होते हैं, जिनको आप स्पर्मेटोफोर बोलते हैं, तो उन स्पर्मेटोफोर्स को फीमेल जेनाइटल चैम्बर यानी कि फीमेल जेनाइटल पाउच के अंदर इंसर्ट करता है। और वो जो आपके स्पर्म का बंडल है स्पर्मेटोफोर, वो आपके स्टोर होते हैं कहाँ पर? स्पर्मेथिके में। तो याद रखिएगा कि ये करते क्या हैं? ये स्टोर करते हैं क्या? स्टोर स्पर्म बंडल, यानी कि स्पर्मेटोफोर, स्पर्मेटोफोर, स्पर्मेटोफोर जो इन्होंने कब रिसीव किए थे? रिसीव ड्यूरिंग कॉपुलेशन, कॉपुलेशन के टाइम पर, ओके। तो कॉपुलेशन में आप देखेंगे, कॉपुलेशन में इसने आपके स्पर्मेटोफोर यानी कि स्पर्म बंडल को रिसीव किया था, और जाकर के आपके स्पर्मेथिके में वो जाके स्टोर हो गए, ठीक है। तो यहां पर आप स्पर्मेथिके के बारे में लिख लीजिए। अब नेक्स्ट लिखेंगे आपके, नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट देखिए आप यहां पर, ओके। तो नेक्स्ट देखिए एक और स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? ध्यान से देखिए एकदम।
तो ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं, ये एक ग्लैंड है एक्चुअल में, इसको आप बोलते हैं कोलैटरल ग्लैंड, कोलैटरल ग्लैंड, कोलैटरल ग्लैंड। ओके, तो कोलैटरल ग्लैंड के बारे में अभी लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखते हैं कोलैटरल ग्लैंड के बारे में। तो कोलैटरल ग्लैंड, तो आप बताइए मुझे कोलैटरल ग्लैंड कैसी हैं, पेयर्ड है या अनपेयर्ड हैं? तो आप कहेंगे ये आपके पेयर्ड होती हैं, और ये आपके ट्यूब्स होती हैं, छोटी छोटी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ये, और ये ब्रांच्ड होती हैं। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे आप, ये होती हैं पेयर्ड ट्यूबुलर ब्रांच्ड, ब्रांच्ड होती हैं। ओके, और आप देखेंगे ये भी कहाँ खुलती हैं, ये भी खुलती हैं आपके जेनिटल चैम्बर के अंदर, और इन दोनों की ओपनिंग एक ही होती है, यानी कि कॉमन ओपनिंग होती है। तो आप लिखेंगे ओपन, ओपन इन जेनिटल चैम्बर वाया सिंगल ओपनिंग, सिंगल ओपनिंग, एक ही ओपनिंग होती है दोनों ग्लैंड की, दोनों ग्लैंड की एक ही ओपनिंग होती है। अब नेक्स्ट समझते हैं इसका काम क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखिए फर्टिलाइजेशन, यहाँ से आपके आएंगे क्या, स्पर्म, और स्पर्म आ गए आपके जेनिटल चैम्बर में, ये जेनिटल पाउच में। यहाँ से आएंगे आपके ओवम, सॉरी, यहाँ से आपके आएंगे क्या, ओवम, ओवरी से आपके क्या आएंगे, ओवम, जेनिटल पाउच में। और स्पर्म थीके के अंदर क्या है, स्पर्म्स स्टोर है। तो यहाँ से आपके आएंगे स्टोर, यहाँ से आपके आएंगे स्पर्म। तो स्पर्म थीके से आए स्पर्म, और ओवरी से आए आपके ओवम, और दोनों आपके यहाँ पर जेनिटल पाउच के अंदर फर्टिलाइज कर जाएंगे, दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इनका फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन क्या हो गया, इंटरनल। अब उसके बाद आप देखेंगे कि कोलेटरल ग्लैंड करेगी क्या, कि ये जो फर्टिलाइज्ड एग हैं, ये जो फर्टिलाइज्ड एग हैं, ये जो फर्टिलाइज्ड एग हैं, क्योंकि आप जानते हैं एक ओवरी से 8 अंडे आते हैं, और दूसरी ओवरी से भी 8, तो टोटल आपके 16 अंडे होते हैं, 16 फर्टिलाइज्ड एग हैं। ठीक है, तो ये देखिए, तो कोलेटरल ग्लैंड करती क्या है, एक कोलेटरल ग्लैंड, लेफ्ट और राइट कोलेटरल ग्लैंड अपने सिक्रीशंस प्रोड्यूस करती है, और वो दोनों सिक्रीशंस मिक्स होके, लेफ्ट का और राइट का सिक्रीशंस मिक्स होने के बाद इसके चारों तरफ एक कैप्सूल बनाती है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि लेफ्ट और राइट कोलेटरल ग्लैंड दोनों अपने अपने सिक्रीशंस प्रोड्यूस करेंगे जेनिटल पाउच के अंदर, और जेनिटल पाउच के अंदर वो सिक्रीशंस मिक्स होने के बाद इस फर्टिलाइज्ड एग के ऊपर कैप्सूल बनाएंगे, और उस कैप्सूल को आप क्या बोलते हैं, उस कैप्सूल को आप बोलते हैं ऊथिका। ओके, ऊथिका के बारे में हम पढ़ेंगे। यहां पर आप लिखेंगे ये क्या है, फर्टिलाइज्ड एग, ये है आपके फर्टिलाइज्ड एग। ओके, तो आप लिख सकते हैं कि कोलेटरल ग्लैंड की जो सिक्रीशंस हैं, सिक्रीशंस, सिक्रीशंस मिक्स टू फॉर्म, दोनों कोलेटरल ग्लैंड के सिक्रीशन मिक्स होने के बाद क्या बनाएंगे, फॉर्म कैप्सूल, कैप्सूल अराउंड फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड एग के। ठीक है, तो फर्टिलाइज्ड एग के चारों तरफ ये कैप्सूल बनाएंगे, और उस कैप्सूल को आप क्या बोलते हैं, कॉल्ड ऊथिका, ऊथिका बोलते हैं। ओके, तो यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। तो आप ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, और ये लिख लीजिए। ओके, तो अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सिर्फ इनका एक्सटर्नल जेनिटेलिया वाला पार्ट बचा है। तो यहाँ पर इसको देखिए आप, और फिर खत्म करते हैं। तो देखिए फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में यहाँ पर आपको 3 पेयर्स में फैलोपियन मिलेंगे। तो इनका नाम है फीमेल गोनोपोफाइसिस, फीमेल गोनोपोफाइसिस, और इसी को आप बोलते हैं क्या, फैलोमेयर। ओके, तो यही क्या है आपके, फैलोमेयर। तो फीमेल गोनोपोफाइसिस और फैलोमेयर। तो नेक्स्ट देखिए आप इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसके बारे में लिखते हैं। तो फीमेल गोनोपोफाइसिस, गोनोपोफाइसिस या फैलोमेयर, फैलोमेयर, या इसी को आप बोलते हैं ओविपोजिटर, ओविपोजिटर। ओके, इसी को और क्या बोलते हैं आप, ओविपोजिटर।
तो देखिए इसका फंक्शन क्या होता है, ये जो 3 पेयर्स ऑफ ओविपोजिटर हैं, ये 3 पेयर्स जो ओविपोजिटर हैं या फेलोमेयर या गोनोपोफाइसिस जिसे बोलते हैं आप, इनका काम है कि ये ऊथिका के अंदर फर्टिलाइज्ड एग को अरेंज करते हैं 2 रो में। जैसे यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पर आपने देखा कि ऊथिका 2 रोज में अरेंज हैं। तो इन 2 रोज में कैसे अरेंज हैं, तो इनको अरेंज करने के लिए ये फीमेल अपने गोनोपोफाइसिस का यूज करती है। तो ये देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपके ओवरी से एग, ओवरी से एग आए जेनाइटल चैम्बर में, और स्पर्मेथिकी से स्पर्म आए, दोनों फर्टिलाइज हो गए, और फर्टिलाइज होने के बाद बनाया जाइगोट या फर्टिलाइज्ड एग। तो ये जो फर्टिलाइज्ड एग हैं, ये 2 रोज में अरेंज हैं, और इन 2 रो में अरेंज करने का काम है इन फेलोमेयर्स का। ओके, तो यहाँ पर आपके फीमेल वाला पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। आप इनको बना लीजिए, फिर इसके बाद आप इस क्वेश्चन को करिएगा। ये देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए ओवरी को लेवल किया है, ओविडक्ट को भी लेवल किया है, और ये कॉमन ओविडक्ट यानी कि वजाइना को भी लेबल किया है। डी बताइए क्या है, डी जो आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, तो जैसे आप देख सकते हैं डी क्या है, डी है आपके स्पर्मेथिके। तो यहां पर आप देखेंगे डी क्या है, स्पर्मेथिके। ओके, ए आपके कोलेटरल ग्लैंड दिख रही हैं आपको, और ई, ई आपको दिख रहे हैं ये फेलोमेयर्स या गोनोपोफाइसिस। ओके ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, तो ए क्या है आपके कोलेटरल ग्लैंड, तो ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड में से आंसर होना चाहिए। फिर बी आप देखेंगे, बी क्या है, बी क्या है, अच्छा इन्होंने इस चैम्बर को पूछा है कि ऊपर वाला जो चैम्बर है वो कौन सा है, तो ऊपर का जो चैम्बर होता है यानी कि आगे का जो चैम्बर है उसको आप बोलते क्या है, जेनाइटल चैम्बर। तो बी है आपकी जेनाइटल चैम्बर, और जो नीचे का चैम्बर होता है उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप बोलते हैं वेस्टिबुलम या उथिकल पाउच। ओके, तो ए कोलेटरल ग्लैंड, बी हो गया आपके जेनाइटल चैम्बर, सी हो गया आपके नीचे का चैम्बर वेस्टिबुलम, डी हो गया स्पर्मेथिके, और ई हो गया आपके गोनोपोफाइसिस। तो इसका आंसर होना चाहिए आपके थर्ड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे ऊथिका के बारे में। तो यहां पर आप लिखेंगे ऊथिका, ऊथिका के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए ऊथिका का मैं आपको पहले एक बार मैं आपको ऊथिका का फोटो दिखा देता हूं। तो देखिए ऊथिका ऐसा होते हैं, ऊथिका डार्क रेडिश या ब्लैकिश ब्राउन कलर के कैप्सूल मिलेंगे आपको, और इनका साइज अप्रोक्सीमेटली 3/8 इंच या अप्रोक्सीमेटली 8 mm के आसपास होता है। तो ये हम लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे ये क्या है आपके, ये क्या है आपके, ये कैप्सूल हैं, और कैप्सूल हैं, और कैप्सूल कैसे हैं, तो आप लिखेंगे डार्क रेडिश, डार्क रेडिश टू ब्लैक, ब्लैकिश ब्राउन, ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल होते हैं, डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल होते हैं। ओके, और इनका साइज अप्रोक्सीमेटली 3/8 इंच, ये जो डबल कॉमा है इसका मतलब होता है इंच, और इसी को आप mm में करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 8 mm। ओके, अब नेक्स्ट, अब ऊथिका के अंदर अप्रोक्सीमेटली कितने एक्स होते हैं, तो यहां पे आप देखेंगे ऊथिका के अंदर अप्रोक्सीमेटली आपको 2 रो के अंदर ओके, अप्रोक्सीमेटली आपको 2 रो के अंदर मिलेंगे तो 2 रो के अंदर मिलेंगे आपको कितने, अप्रोक्सीमेटली 14 to 16 एक्स मिलते हैं, है ना, इन वन ऊथिका। एक ऊथिका के अंदर आपको 14 से 16 अंडे देखने को मिलते हैं, 14 से 16 अंडे देखने के लिए मिलते हैं। और
और देखिए एवरेज फीमेल, ऑन एन एवरेज एक बार में फीमेल अप्रोक्सीमेटली 9 to 10 ऊथिका छोड़ती है। अप्रोक्सीमेटली फीमेल कॉकरोच एक बार में 9 से 10 ऊथिका छोड़ती है और हर एक ऊथिका के अंदर आपको 14 से 16 यानी कि 14, 15, 16 एक्स मिलेंगे। ओके, 14, 15, 16 एक्स मिलेंगे एक ऊथिका के अंदर। और ऊथिका का साइज है 3/8 इंच और 8 mm। ओके, अब बात करते हैं कि ऊथिका को फीमेल कॉकरोच कहाँ छोड़ती है। तो आप देखेंगे ये फीमेल कॉकरोच ऊथिका को किसी सुइटेबल प्लेस पे छोड़ती है जहां पर ह्यूमिडिटी और फूड हो। ओके, तो यहां पे आप देखेंगे कि ऊथिका ड्रॉप फीमेल कॉकरोच ड्रॉप और ग्लूड ऊथिका टू सुइटेबल प्लेस। ओके, कोई सुइटेबल जगह पर रख देगा जहां पर आपकी ह्यूमिडिटी कैसी होनी चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी। ओके, अप्रोक्सीमेटली हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। और इसके अलावा हाई ह्यूमिडिटी के अलावा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा नियर फूड सोर्स जहाँ पर आपके खाना हो। और आप देखेंगे मोस्टली ये दीवारों के जो दरारें होती हैं जिसको आप क्रैक और क्रिवाइस बोलते हैं, ये वहाँ पर रखती हैं। तो आप देखेंगे इन क्रैक और क्रिवाइसिस, जो दरारें होती हैं दीवारों में, जहाँ पर बाथरूम में, वॉशरूम में जहाँ पर दरारें होती हैं, जहाँ पर आपकी ह्यूमिडिटी ज़्यादा मिलेगी, तो ये वहाँ पर जाकर के अपने ऊथिका को प्लेस कर देंगी। ओके, तो यहाँ तक आपने ऊथिका के बारे में देख लिया। इसके बाद हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की। तो ये आप लिख लीजिए पहले। कॉकरोच के अंदर लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन। मेरा आपसे सवाल है कि फर्टिलाइजेशन कॉकरोच के अंदर कहाँ होता है, बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर। तो आप कहेंगे बॉडी के अंदर होता है जेनाइटल पाउच में। और ऐसे फर्टिलाइजेशन को आप क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो यहां पे लिखेंगे फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल। कहाँ होता है, इन जेनाइटल पाउच में होता है। बात करते हैं डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट किताब कहती है कि कॉकरोच के अंदर पैरोमेटाबोलस टाइप का डेवलपमेंट होता है। क्या मतलब है इसका, इसको समझने के लिए हम दूसरे टाइप के डेवलपमेंट को भी समझेंगे ताकि हम इसको कंपेयर करके समझ पाएं। अब एनसीईआरटी की बात करते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहती है पैरोमेटाबोलस डेवलपमेंट के बारे में। तो एनसीईआरटी कहती है कि पैरोमेटाबोलस डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है जो निम्फल स्टेज के थ्रू होता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी कहती है कि पैरोमेटाबोलस डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट थ्रू निम्फल स्टेज, जो निम्फल स्टेज से होता है। तो समझते हैं क्या मतलब है इसका, इस लाइन का मतलब क्या है, डेवलपमेंट थ्रू निम्फल स्टेज। ओके, तो सबसे पहले आप देखिए दूसरे टाइप को समझिए। जैसे समझिए आप ए मेटाबोलस। तो ए मतलब होता है एब्सेंस, मेटाबोलस मतलब होता है चेंज, यानी कि कोई चेंज नहीं आए, ऐसे डेवलपमेंट को आप क्या बोलते हैं, ए मेटाबोलस। फॉर एग्जांपल सिल्वर फिश। तो सिल्वर फिश के अंदर आप देखेंगे जो उसका बेबी है वो एकदम अडल्ट के जैसा है देखने में मॉर्फोलॉजिकली। तो जब वो बड़ा होगा तो सिर्फ उसका साइज बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे में जो जब कोई चेंज नहीं आया तो उसको आप बोलते हैं ए मेटाबोलस डेवलपमेंट। तो ये होता है सिल्वर फिश नाम के इंसेक्ट में। और बात करते हैं हॉलो मेटाबोलस की। तो हॉलो मेटाबोलस में होता है कि कंप्लीट चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल बटरफ्लाई की बात कर सकते हैं। तो बटरफ्लाई में आप देखेंगे जो बटरफ्लाई का बेबी है जिसको आप लार्वा बोलते हैं, लार्वा और अडल्ट बटरफ्लाई एकदम देखने में एकदम अलग होते हैं। ओके, और जब लार्वा बटरफ्लाई बनेगा तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आएंगे, यानी कि एकदम कंप्लीटली डिफरेंट दिखने लगेगा वो। ओके, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंज आए, कंप्लीटली चेंज हो गया वो, तो इसको बोलते हैं हॉलो मेटाबोलस, यानी कि कंप्लीट चेंज। और पैरो मेटाबोलस का मतलब होता है, पैरो मतलब होता है लिटिल,
और मेटाबॉलस मतलब होता है, पैरो मतलब है लिटिल, और मेटाबॉलस मतलब क्या है आपकी, चेंज। ओके, तो पैरो मेटाबॉलस का मतलब है कि जब बहुत कम चेंज आए। फॉर एग्जाम्पल कॉकरोच, कॉकरोच का जो बेबी है, कॉकरोच का जो बेबी है जिसको आप निम्फ बोलते हैं, वो देखने में अप्रोक्सीमेटली अडल्ट कॉकरोच जैसा ही होता है, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वो बस साइज में छोटा होगा और उसकी विंग्स नहीं मिलेंगे आपको, उसके पर नहीं मिलेंगे। ओके, तो जब निम्फ यानी कि बेबी कॉकरोच अडल्ट में कन्वर्ट होगा तो उसकी विंग्स आ जाएंगे। तो ज्यादा चीज नहीं हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पैरोमेटाबॉलस। ओके, तो आप लिखेंगे यहां पर कि निम्फ यानी कि बेबी कॉकरोच, बेबी कॉकरोच और अडल्ट में क्या डिफरेंस है। तो देखिए साइज का फर्क है, एक तो ये छोटा है, बेबी है तो स्मॉल होगा साइज, और ये आपके अडल्ट साइज का ही होगा, लार्ज साइज का। दूसरा इसका मेन डिफरेंस क्या है कि इनके पास विंग्स नहीं मिलते। तो विंग्स की बात करें तो इसके पास विंग्स नहीं है, सिर्फ अडल्ट कॉकरोच के पास ही विंग्स होते हैं। अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो देखिए अंदर की बात करें, बॉडी के अंदर की बात करें तो थोड़ा डिफरेंस और है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे अंडर डेवलप्ड होते हैं निम्फ के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अंडर डेवलप्ड होते हैं, यानी कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, अंडर डेवलप्ड होते हैं। और अडल्ट के आपके डेवलप होते हैं। ओके, ठीक है। अब एक चीज और समझिए, जैसे यहां पे लिखा आपके डेवलपमेंट थ्रू निम्फल स्टेज, ये आपके समझ में आ गया होगा कि निम्फल स्टेज के थ्रू डेवलपमेंट होता है। तो आप देखिए निम्फ का साइज छोटा है, और निम्फ का जो स्केलेटन है वो भी काइटिन का है, और काइटिन का जो एक्सोस्केलेटन है, जो बाहर की तरफ स्केलेटन है काइटिन का, वो हार्ड होता है। तो आप देखिए जब निम्फ का साइज बढ़ेगा तो निम्फ के लिए एक्सोस्केलेटन छोटा पड़ेगा, इसीलिए आप देखेंगे कि इस निम्फ को उस एक्सोस्केलेटन को छोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी को आप क्या बोलते हैं, मोल्टिंग। मोल्टिंग का मतलब क्या होता है, अपनी स्किन को उतार देना, अपनी स्किन को शेड कर देना। तो जब निम्फ अडल्ट में डेवलप करेगा तो उसको मोल्टिंग करनी पड़ेगी, और किताब कहती है कि निम्फ में 13 मोल्टिंग होती हैं अडल्ट बनने के लिए। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे कि निम्फ, इसी पेज पे लिखते हैं, इसी पेज पे लिखते हैं कि निम्फ अंडरगो मोल्टिंग। निम्फ में आपकी होती है मोल्टिंग। मोल्टिंग का मतलब क्या है, अपनी स्किन, अपने एक्सोस्केलेटन को वो उतार देते हैं, शेड कर देते हैं, ठीक है। तो शेड देयर एक्सोस्केलेटन। ओके, और क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि एक्सोस्केलेटन काइटिन का हार्ड है। तो इतने हार्ड एक्सोस्केलेटन की वजह से आप देखेंगे जब निम्फ का साइज बढ़ेगा तो फिर एक्सोस्केलेटन तो साइज में बढ़ेगा नहीं, इसलिए उनको अपना एक्सोस्केलेटन छोड़ के निकलना पड़ेगा। ओके, तो निम्फ अंडरगो मोल्टिंग अबाउट कितनी बार, अंडरगो मोल्टिंग 13 टाइम्स, मोल्टिंग अबाउट 13 टाइम, मोल्टिंग अबाउट 13 टाइम्स। तो 13 बार मोल्टिंग होगी, 13 बार मोल्टिंग होगी निम्फ को अडल्ट बनने के लिए, ठीक है, टू बिकम अडल्ट, टू बिकम अडल्ट। ओके, तो निम्फ अंडरगो मोल्टिंग 13 टाइम्स टू बिकम अडल्ट। ओके, अब इसको आप लिखिए, फिर नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। अब आप देखिए यहां पर आप देखिए, से मान लीजिए ये क्या होगा, आपके फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड एग। ओके, और ये बना आपके निम्फ वन, निम्फ वन, निम्फ को खाली एन से रिप्रेजेंट कर दूंगा, तो ये है आपके निम्फ वन।
तो निम्फ 1, अब निम्फ 1 जब निम्फ 2 में कन्वर्ट होगा तो उसमें क्या होगी आपकी मोल्टिंग। ओके, तो ये हुई आपकी मोल्टिंग फर्स्ट, तो ये बन जाएगा आपकी निम्फ 2, फिर मोल्टिंग सेकंड, फिर क्या बन जाएगा ये निम्फ 3, और आप देखेंगे ऐसा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और ये बन जाएगा निम्फ 11। ठीक है, और फिर बनेगा ये मोल्टिंग का नंबर क्या होगा, मोल्टिंग नंबर 11, तो ये बन जाएगा निम्फ 12, और फिर आप देखेंगे कि मोल्टिंग नंबर 12 के बाद ये बन जाएगा निम्फ 13, और जब फाइनल मोल्टिंग होगी यानी कि मोल्टिंग नंबर 13, तब ये बन जाएगा आपके अडल्ट। ओके, तब ये क्या बन जाएगा आपके अडल्ट। अब किताब कहती है कि सिर्फ अडल्ट कॉकरोच के पास ही क्या होते हैं, विंग्स। ठीक है, इसके पास आपके विंग्स होते हैं, सिर्फ इसके पास, तो इसके पास होते हैं आपके विंग्स। और किताब कहती है कि लास्ट से नेक्स्ट स्टेज पर, लास्ट से नेक्स्ट स्टेज पे यानी कि निम्फ 12 पे आपको मिलेगा क्या, विंग्स पैड। तो व्हाट इज विंग्स पैड, विंग्स पैड, तो विंग्स पैड किसके पास है आपके, विंग्स पैड है आपके नेक्स्ट टू लास्ट स्टेज यानी कि निम्फ 12 की बात कर रहे हैं, इसके पास विंग्स पैड है, और विंग्स पैड से ही आपके विंग्स निकल के आते हैं। ओके, तो ये आपके यहां तक समझ में आया होगा कि निम्फ के अंदर, निम्फ के अंदर 13 टाइम्स मोल्टिंग होगी, 30 टाइम्स मोल्टिंग होंगी, और इसका मतलब क्या है कि ये अपने एक्सोस्केलेटन को छोड़ के बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि इनका साइज बढ़ रहा है और एक्सोस्केलेटन का साइज फिक्स है। और अडल्ट कॉकरोच के पास ही विंग्स होते हैं बस, और N12 यानी कि नेक्स्ट टू लास्ट स्टेज निम्फ के पास विंग्स पैड होता है। तो यहां तक आपके समझ में आया होगा, तो ये आप लिख लीजिए, ये और ये लिख लीजिए। अब इसके पास, इसके ऊपर एमसीक्यूज कर लेते हैं। ओके, तो देखिए एमसीक्यूज करते हैं कॉकरोच के ऊपर कुछ, तो ये वाला एमसीक्यू आप देखिए। तो सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रेजेंट इन फीमेल कॉकरोच, यानी कि कौन कौन से स्ट्रक्चर फीमेल कॉकरोच में प्रेजेंट होते हैं। तो आप लिखेंगे कोलेटरल ग्लैंड, कोलेटरल ग्लैंड आपके फीमेल में होती है, ठीक है, मशरूम ग्लैंड आपके मेल में होती है, स्पर्मेथिके फीमेल में, और एनास्टाइल सिर्फ मेल में, फैलिक ग्लैंड भी मेल में मिलती है। तो इसका आंसर हो गया आपके कोलेटरल ग्लैंड एंड स्पर्मेथिके, तो ए एंड सी, इसका आंसर होगा आपकी क्या, ए एंड सी। ओके, अब नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कॉकरोच के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कॉकरोच के ऊपर। ये बताइए आप, बोथ सेक्सेस ऑफ कॉकरोच अ पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल सर्सी प्रेजेंट ऑन, तो ये कौन से सेगमेंट से आपके एनल सर्सी निकलते हैं। तो मैंने आपको बताया था एनल स्टाइल आपके स्टर्ना से यानी कि वेंट्रल साइड से, नीचे की साइड से निकलता है, और सरसी आपके पीछे की साइड से, डॉर्सल साइड से या ऊपर की साइड से निकलता है। तो एनल स्टाइल आगे होता है, तो एनल सरसी पीछे होता है, तो इसका आंसर होगा आपके 10 सेगमेंट। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आपके 10 सेगमेंट। ओके, तो यहां तक आपने एमसीक्यू कर लिए।